तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग पौधों में परिवहन के अंतर्गत क्या समझेंगे, ध्यान देंगे। आज हम लोग परिवहन के माध्यम को बड़ी आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं। अर्थात परिवहन के माध्यम के अंतर्गत उसका जो पहला प्रकार है विसरण, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पौधों में जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, किस किस माध्यम से होता है उसको देखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग परिवहन के माध्यम के अंतर्गत सबसे पहला माध्यम अर्थात विसरण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, इसको प्रभावित करने वाले कारक सहित देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो परिवहन के माध्यम है वो बेसिकली तीन होते हैं। आज हम लोग पहले इसका माध्यम देख लेते हैं। तो विसरण क्या होता है तो उसको ध्यान देंगे। विसरण क्या होता है सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग इसको डिफिनेशन से ही समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया। ये हमारा कोशिका का झिल्ली हो गया, इस प्रकार से मान लेते हैं। ये हो गया हमारा कोशिका का झिल्ली। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देख सकते हैं जो विसरण है वो किस प्रकार से होता है। तो वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो जो विसरण की प्रक्रिया है वह किसी भी अणु या आयन में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में होते हैं। ये क्या होता है, ये अर्धपारगम्य यहाँ पर झिल्ली है। और ये हो गया अधिक सांद्रता वाला, यहाँ पर लिख देते हैं अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र, और इधर हो गया कम सांद्रता वाला क्षेत्र। इतना क्लियर। तो ये क्या हो रहा है देख सकते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। परसरण में क्या होता था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता था। एक मिनट, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता था। देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से क्या समझे थे, हम लोग समझे थे परसरण में कि इसमें हम लोग जल ले लेते हैं एक पात्र में, और इसमें जब हम लोग किशमिश को डुबाते हैं तो उसका जो किशमिश है उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये जो जल है कम सांद्रता वाले वो उस किशमिश में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और ये फूल कर बड़ा हो जाता है। तो परसरण में क्या हो रहा है, अधिक सांद्रता की ओर कम सांद्रता वाला जो जल है वो जा रहा है। जबकि विसरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली, ये हो गया हमारा क्या हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर जो हम लोग समझे उसी को यहाँ पर लिखा गया है। क्या बोला गया, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ के अणु, परमाणु या फिर जो आयन होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इतना क्लियर। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। देख सकते हैं ये जो विसरण की प्रक्रिया है इसमें क्या नहीं होता, ऊर्जा का व्यय नहीं होता। अर्थात इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है, और इसके द्वारा गति क्या होता है, निष्क्रिय होता है। अर्थात इसमें किसी भी क्रिया का आवश्यकता नहीं पड़ता है, निष्क्रिय क्या हो जाता है, इधर से इधर चला जाता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है। इतना क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। देख सकते हैं विसरण में जो अणु है अनियमित रूप से अर्थात बिना नियमन से क्या करते हैं, गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। क्योंकि अनियमित रूप से गति करते हैं इधर उधर, इस कारण इधर ज्यादा क्या होता है, सांद्रता होता है, उधर कम सांद्रता, तो इधर से उधर वो चले जाते हैं। इतना क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। जो विसरण है वह पत्तों पर तो होता ही है, अर्थात ये किस पर होता है, पादप पर तो होता ही है, लेकिन ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात ये कहीं पर भी हो जाता है। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होती है, जबकि ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे।
ये गैस द्रव में क्या होता है, स्पष्ट परिलक्षित होता है। जो विसरण है वह गैस में, अर्थात गैस में अधिक अधिक परिलक्षित होता है, अधिक दिखाई देता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग किसी भी परफ्यूम को जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसको अगर हम लोग हवा में इस प्रकार से चलाते हैं, हवा में मारते हैं, तो क्या हो जाता है, वो चारों तरफ एक ही जम से क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंत तक ही होता है, या फिर कह लें कि नहीं होता। इतना क्लियर। चलिए इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है इसको देख लेते हैं कि जो विसरण की प्रक्रिया है इसको कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो झिल्ली है अर्धपारगम्य ये कर सकती है कि ये इधर इसको भेजेगी या नहीं। इतना क्लियर। दूसरा इसकी जो संख्या है सांद्रता की, वो इधर अगर कम हो तो भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इसको देखेंगे। विसरण की दर सांद्रता की प्रवणता, उसी को बोला गया है दर अर्थात वो कितना है उसको बोला गया है। तो दर सांद्रता की प्रवणता, इधर अधिक होगा तभी विसरण संभव है। इतना क्लियर। उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, अब ये जो झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी पारगम्यता कितना है। अगर इसका पारगम्यता अधिक ज्यादा हो जाए अर्थात ज्यादा ही हो जाए तो भी ये कार्य नहीं करेगा, ज्यादा ही कम हो जाए तो भी ये कार्य नहीं करेगा। इतना क्लियर। ताप तथा दाब से प्रभावित, क्या बोला गया, जो विसरण की प्रक्रिया है ताप और दाब से प्रभावित होती है। अगर इधर हम लोग दाब दे दे तो ये स्पीड से होने लगेगा, या फिर रुक जाएगा, या फिर एक ही झटके से हो जाएगा। अगर इसको ताप दे दे तो ये विसरण संभव नहीं है। इतना क्लियर। तो ये सब जो 3 पॉइंट है ये इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में परिवहन के माध्यम के अंतर्गत पहला देख चुके हैं। अगले क्लास में दूसरा देखेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।